अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 एंजाइम्स हमारा कंटिन्यू है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्टिवेशन एनर्जी। नाउ आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। इसके बाद लास्ट टॉपिक रह जाएगा एंजाइम इनहिबिशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पे बात करेंगे जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी कम या ज़्यादा होती है। पहले हम देखेंगे कि रेट क्या है, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी क्या है। देखो, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी मीन्स के एक सेकंड में, मतलब यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। जितना प्रोडक्ट एक सेकंड में बनेगा वो क्या होगा, रेट होगा। कि किस रेट से, किस स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, किस स्पीड से रिएक्टेंट्स या सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, और कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से रेट कम हो जाता है। तो जब भी हम बात करेंगे रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, उसका मतलब होगा कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। रेट कम है मतलब प्रोडक्ट कम बन रहा है, रेट ज़्यादा हो गया मतलब ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो वो फैक्टर्स जो हम आज की वीडियो में देखेंगे, नंबर 1 है टेम्परेचर, नंबर 2 है पीएच, नंबर 3 कंसनट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, नंबर 4 कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। पहले हम बात करेंगे कि टेम्परेचर कैसे रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। तो टेम्परेचर का अगर हम रिलेशन देखें तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो गया और प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज़्यादा हो गई। बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक ख़ास लिमिट तक ये काम होगा। एक ख़ास लिमिट तक टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम एक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा, जब हम टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी कम होने लग जाएगी। ठीक है, हमने दो बातें की कि इनिशियली क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। बट कुछ टाइम के बाद जब हम टेम्परेचर मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी कम होने लग जाएगी। नंबर 2, अब हम इन दोनों पॉइंट्स का रीज़न देखेंगे कि इनिशियली क्यों रेट इंक्रीज़ हो रहा है। देखो, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज़ हो गई, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा स्पीड से हो रही है। जितना ज़्यादा स्पीड से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि ये मॉलिक्यूल आके एंजाइम पे अटैच हो और प्रोडक्ट फॉर्म कर ले। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तमाम मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा स्पीड से होगी और वो ज़्यादा जल्दी एंजाइम पे आके अटैच होंगे और हमें कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा ओवरऑल। ये हो रहा है रिएक्शन के स्टार्ट में। कुछ टाइम के लिए ऐसा होता रहेगा, बट एक सर्टेन टेम्परेचर पे आके जब हम टेम्परेचर को मज़ीद इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एंजाइम एक्टिविटी कम हो रही है। अब इसका क्या रीज़न है, तो देखो, जब हम टेम्परेचर को एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा बढ़ाएंगे तो उस टेम्परेचर इंक्रीज़ की वजह से, इतने हाई टेम्परेचर की वजह से जो एंजाइम्स हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे। एंजाइम बने हैं प्रोटीन के और प्रोटीन हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं। डीनेचर का मतलब है कि अब वो फंक्शनल नहीं है, अब उसका जो फंक्शन है बॉडी में वो नहीं कर सकता, वो ख़राब हो गया एक तरह से। तो अब हमने जब टेम्परेचर एक सर्टेन लिमिट के बाद और ज़्यादा इंक्रीज़ किया तो एंजाइम्स डीनेचर होना स्टार्ट हो गए। जब एंजाइम्स ही डीनेचर हो गए तो रिएक्शन होगा नहीं होगा, तो एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और इस तरह से फिर रेट डिक्रीज़ हो गया रिएक्शन का। तो ये दोनों पॉइंट्स और इनका रीज़न समझ आया। इनिशियली एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ज़्यादा हो गई है। अब लेटर ऑन क्या हो रहा है कि एंजाइम एक्टिविटी कम हो रही है क्योंकि एंजाइम्स डीनेचर हो रहे हैं। नाउ ये ग्राफ है जो कि हमने देखना है। इस ग्राफ के ज़रिए हमें
टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन बताया गया। वाई एक्सिस पे हमने लिया है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस पे है टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, हमने 10 से 20 किया, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी हो रही है। हमने 20 से 30 किया, अब देखो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई। हमने 30 से टेम्परेचर 40 किया तो अब एक्टिविटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। हम जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होता जा रहा है और इस टेम्परेचर पे आके हम देख सकते हैं कि एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम हो गई है। वो टेम्परेचर जिस पे आके एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर मीन्स वो टेम्परेचर जिस पे मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी हो। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर क्या होगा? ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर पर एंजाइम एक्टिविटी मैक्सिमम है। उसके बाद देखो हमने टेम्परेचर और इंक्रीज़ किया, 50, 60 किया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैक्सिमम के बाद जब हमने टेम्परेचर और बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ होने के बजाय डिक्रीज़ हो गई, क्योंकि इस पॉइंट के बाद टेम्परेचर बढ़ाने से एंजाइम्स डीनेचर हो गए। यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से मॉलिक्यूल की मूवमेंट इंक्रीज़ हो रही थी, ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम पे अटैच हो रहे थे। ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब हम टेम्परेचर और इंक्रीज़ करेंगे तो डीनेचर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब ह्यूमन एंजाइम्स हाईली एक्टिव होते हैं एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे ह्यूमन एंजाइम्स की एक्टिविटी मैक्सिमम होती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा? एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे, ठीक है। और 0 डिग्री पे एंजाइम्स डीनेचर नहीं होंगे, बट एंजाइम्स की एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि 0 डिग्री पे क्या हुआ? टेम्परेचर इतना कम हो गया कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रिड्यूस हो गई। जब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट नहीं हो रही, वो एंजाइम्स पर अटैच नहीं होंगे और प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। तो 0 डिग्री पे एंजाइम्स डीनेचर नहीं होते, लेकिन एंजाइम की एक्टिविटी मिनिमम हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा बुक में लिखा है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, जिनका ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिनके एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 70 डिग्री और अबव। इन बैक्टीरिया को हम कहते हैं थर्मोफिलिक। थर्मो मतलब हीट, फिलिक मतलब लविंग, तो हीट लविंग बैक्टीरिया है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी जो मैक्सिमम हो रही है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे हो रही है। नाउ टेम्परेचर पे हमने बात कर ली। सेकंड फैक्टर है पीएच। पीएच को अगर हम देखें तो पीएच हर एक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक है। हर एंजाइम एक ख़ास पीएच पे ही फंक्शनल होता है। कुछ एंजाइम्स बॉडी में ऐसे हैं जो एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। उन्हें क्या चाहिए? एसिडिक पीएच चाहिए, 7 से कम चाहिए, तभी वो फंक्शनल होंगे, अदरवाइज़ वो काम नहीं कर सकते। और कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो बेसिक मीडियम पे काम करते हैं, मतलब उनके लिए पीएच 7 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो फंक्शनल होंगे। अब पीएच चेंज होने की वजह से होगा क्या? देखो, हमने बात की कि एंजाइम किसके बने? प्रोटीन्स के, और प्रोटीन्स में क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। पीएच क्या करता है? इन अमाइनो एसिड के चार्जेस को चेंज कर देता है, उनको इफेक्ट करते हैं। अमाइनो एसिड पे चार्जेस होते हैं प्लस माइनस, तो पीएच उन चार्जेस को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, वो उस पीएच पे काम नहीं करेंगे। अब जो ज़्यादातर ह्यूमन एंजाइम है वो काम करता है बिटवीन 7 to 8 इस रेंज में। बट अगेन कुछ हमारे पास ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो कि एसिडिक पीएच पे काम करते हैं, लाइक पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि सिक्रीट होता है हमारे स्टमक में। पेप्सिन ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन्स की, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब पेप्सिन को काम करने के लिए चाहिए पीएच रेंज बिटवीन 1.5 to 2.5। ये हाईली एसिडिक मीडियम में फंक्शनल होगा, और इसी एसिडिक मीडियम को मेंटेन करने के लिए हमारे स्टमक में क्या रिलीज़ होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ये हमारे स्टमक का पीएच एसिडिक रखता है, और इस एसिडिक पीएच पे पेप्सिन वर्क करता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
इसके अलावा एक और एंजाइम है अमाइलेज। अमाइलेज के दो सोर्सेज हैं, एक अमाइलेज हमारे सलाइवा में मौजूद होता है और एक और इसका सोर्स है पैनक्रियाज। अब जो पैनक्रियाज से अमाइलेज रिलीज़ हो रहा है ये वर्क करता है बेसिक मीडियम में 8.5 pH पे। तो इस तरह से हर एंजाइम के लिए pH रेंज डिफरेंट है, कुछ एसिडिक पे फंक्शनल हैं, कुछ बेसिक मीडियम पे फंक्शनल है। नेक्स्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, कि कैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। देखो इनिशियली इसमें क्या होगा कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, ये हमने बात की इनिशियली। बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे एक सर्टेन लिमिट के बाद, तो एंजाइम एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। अब पहले हम समझेंगे कि इनिशियली क्यों सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 एंजाइम्स हैं और हमारे पास सबस्ट्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने ये 2 मॉलिक्यूल्स डाले तो ये 2 मॉलिक्यूल्स आके एंजाइम से अटैच हो गए और यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो गया। हमने कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ की, हमने 2 से कर दिया 3, थर्ड सबस्ट्रेट आके यहाँ पे अटैच हो गया, रिएक्शन रेट इंक्रीज़ हो गया। हमने 3 से कर दिया 4, सबस्ट्रेट हमने बढ़ा दिया जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो गई। फिर हमने सबस्ट्रेट और इंक्रीज़ किया, 4 था 5 कर दिया, 6 कर दिया, 7 कर दिया, 8 कर दिया। ठीक है, हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम फंक्शनल हो रहे हैं, ज़्यादा एंजाइम्स फंक्शनल हो रहे हैं, ज़्यादा रेट इंक्रीज़ हो रहा है। 9 सबस्ट्रेट डाला आके अटैच हो गया, रेट और बढ़ गया। 10 सबस्ट्रेट डाला आके अटैच हो गया एंजाइम पे और रेट इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ तक हमने फ़र्स्ट पॉइंट देख लिया कि कैसे सबस्ट्रेट बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। एंजाइम ज़्यादा थे, इनिशियली सबस्ट्रेट कम था, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट बढ़ाने से ज़्यादा एंजाइम्स ऑक्यूपाई हो रहे थे और एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी। बट अब क्या होगा, अब जब हम 10th के बाद 11 सबस्ट्रेट डालेंगे और 12 और 13, तो क्या इनके लिए कोई एंजाइम अवेलेबल है कि जिस पे ये अटैच हो और रेट मज़ीद इंक्रीज़ हो? नहीं है। तो इस लिमिट के बाद हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे तो इससे एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी। अब इस पॉइंट पे आके रेट कांस्टेंट हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट अगर हम बढ़ा रहे हैं तो एंजाइम एक्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं आ रहा, एंजाइम एक्टिविटी कांस्टेंट हो गई। और थर्ड अभी हम आगे देखेंगे कि कैसे सबस्ट्रेट मज़ीद बढ़ाने से एंजाइम एक्टिविटी कम होने लग जाएगी। यहाँ तक बात समझ आई। फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे हमने बात की। इसीलिए जब इसका ग्राफ देखोगे बुक में तो ग्राफ कैसा है, यहाँ पर हमने लिया सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे हमने लिया रेट। जब हम सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हैं तो रेट भी इंक्रीज़ होता जा रहा है, बट एक सर्टेन पॉइंट पे आके रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, रेट हमें फिक्स मिल रहा है, सबस्ट्रेट हम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन रेट कांस्टेंट है। यहाँ तक बात समझ आई। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो एंजाइम पे ये रिटार्डिंग इफ़ेक्ट लेकर आएगा, मतलब एंजाइम एक्टिविटी को कम करने लग जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी कम होने लगेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो इनिशियली सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा है, एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है, प्रोडक्ट बनता जा रहा है। एक और पॉइंट यहाँ पे समझो कि एंजाइम एक्टिविटी या रेट ऑफ रिएक्शन, एक ही बात है, डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर भी। जैसे हम केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं ना कि जब प्रोडक्ट ज़ीरो होता है रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहा होता है, बट जैसे प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है, और जब प्रोडक्ट एक सर्टेन अमाउंट में बन जाता है तो बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। अभी प्रोडक्ट ज़ीरो है ना, तो स्पीड बहुत ज़्यादा होगी रिएक्शन की,
लेकिन जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट इनहिबिट करने लगता है एंजाइम की एक्टिविटी को। आगे हम इनहिबिशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इनिशियली सबस्ट्रेट अटैच हुआ, रेट इंक्रीज़ हुआ, प्रोडक्ट बनने लगा। हमने सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है, रिएक्शन तो हो रहा है, प्रोडक्ट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। अब लास्ट में क्या होगा, ये प्रोडक्ट इस एंजाइम पे इनहिबिटरी इफेक्ट लाएगा। ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से मज़ीद सबस्ट्रेट बढ़ाने पे हमें एंजाइम की एक्टिविटी कम मिलेगी, एंजाइम की एक्टिविटी कम होने लग जाएगी। क्योंकि अब ये प्रोडक्ट क्या चाह रहा है कि ये रिएक्शन स्टॉप हो जाए, क्योंकि जितनी हमारे बॉडी को नीड थी प्रोडक्ट की उतना अवेलेबल है। कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में एक सर्टेन लिमिट तक बनती है ना, हमारी बॉडी को किसी भी प्रोटीन की नीड हो, किसी भी हार्मोन की नीड हो, किसी भी एंजाइम की नीड हो, किसी भी मॉलिक्यूल की नीड हो, वो एक सर्टेन अमाउंट में नीड होगी। तो रिएक्शन भी एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, प्रोडक्ट भी बॉडी में क्या होना चाहिए, एक ख़ास अमाउंट में बनना चाहिए। अगर एक्सेस में प्रोडक्ट बनना शुरू हो गया तो क्या होगा, बॉडी में डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो रहा है बॉडी में, तो ये डिज़ीज़ की फॉर्म में हमें दिखेगा फिर। तो हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है ज़रूरी है कि उसको चेक एंड बैलेंस में रखा जाए, उस रिएक्शन को इनहिबिट करने के लिए भी कोई मौजूद हो। तो जब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है तो ये प्रोडक्ट खुद ही इस एंजाइम को इनहिबिट करने लगता है। तो अब इसीलिए जब हम सबस्ट्रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाएंगे तो इन दी एंड हमें इनहिबिटरी इफेक्ट मिलने लगेगा। नाउ लास्ट फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कि कैसे एंजाइम की कंसंट्रेशन भी एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करती है। देखो, रिएक्शन के लिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, सबस्ट्रेट भी ज़रूरी है और एंजाइम भी ज़रूरी है। अगर सबस्ट्रेट है, एंजाइम नहीं है, रिएक्शन नहीं हो सकता। अगर एंजाइम अवेलेबल है बट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स नहीं हैं तब भी रिएक्शन नहीं होगा। तो अगर हम पहले बात करें कि व्हेन सबस्ट्रेट इज़ वेरी हाई, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसके मुकाबले में एंजाइम्स कम है। पहला हमारा ये पॉइंट है। सबस्ट्रेट के 10 मॉलिक्यूल्स हैं, एंजाइम 2 हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जब हम एंजाइम्स इंक्रीज़ करेंगे तो ज़्यादा सबस्ट्रेट आके एंजाइम पे अटैच होंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ज़्यादा स्पीड से फॉर्म होगा और एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कंसंट्रेशन। जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ेगी रेट इंक्रीज़ होगा। बट रियल में क्या होता है कि सबस्ट्रेट हमारे पास यूजुअली लिमिटेड होता है, बहुत ज़्यादा एक्सेस में नहीं होता, क्योंकि वही बात है कि हमें प्रोडक्ट भी एक सर्टेन अमाउंट में चाहिए, एक्सेस प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट भी लिमिटेड है। जितना प्रोडक्ट की नीड है उतना ही सबस्ट्रेट मौजूद है। तो अब क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट लिमिटेड है तो यहाँ पर इनिशियली तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इनिशियली हमने जब एंजाइम बढ़ाया तो रेट हमें इंक्रीज़ होता हुआ मिलेगा, लेकिन जब तमाम सबस्ट्रेट आके एंजाइम से अटैच हो गए और सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, रेट कांस्टेंट हो जाएगा। सबस्ट्रेट नहीं है तो और मज़ीद रेट इंक्रीज़ नहीं होगा। तो इनिशियली ये हो रहा है, एंजाइम बढ़ाने से रेट बढ़ रहा है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम रेट बिकम कांस्टेंट। रीज़न क्या है, क्योंकि सबस्ट्रेट लिमिटेड है। अगर इसका ग्राफ देखेंगे, अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे है एंजाइम कंसंट्रेशन, यहाँ पे है रेट, कि एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक आके इंक्रीज़ हुआ, होना क्या चाहिए था कि और इंक्रीज़ होना चाहिए था रेट को, लेकिन रेट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इस पॉइंट पे आके सबस्ट्रेट ख़त्म हो गए। सबस्ट्रेट लिमिटेड थे ना, तो इस पॉइंट पे आके सबस्ट्रेट सारे यूज़ हो गए और सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है।
तो यहाँ पे हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट होता है। तमाम फैक्टर को हमने डिटेल में समझा विथ रीजंस। अब लास्ट टॉपिक हमारा रह गया एंजाइम इनहिबिशन, जिसमें हमने डिस्कस करना है फीडबैक मैकेनिज़्म। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।